आप लोग एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि 30 नंबर की जीएस आती है और 120 नंबर का आपका मुख्य सब्जेक्ट आता है। तो आपका मुख्य सब्जेक्ट कोई भी हो, अब आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्या आपकी रणनीति है और क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है, आज हम आपके इस चीज पर बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने मुख्य सब्जेक्ट की तैयारी करें, क्योंकि यही महत्वपूर्ण होता है जो आपके नंबर उठाता है। और जैसा कि मैं कहता हूं, अगर आपने बीएड किया है तो सबसे महत्वपूर्ण आपका विषय होता है, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो। तो उसकी रणनीति पे कि किस तरीके से मुख्य विषय की तैयारी की जाए, आज हम लोग बात करेंगे। और देखो, अगर आप लोग इस चक्कर में हो कि हम नोटिफिकेशन आएगा तभी हम देखेंगे, तो अपना पीछे की हिस्ट्री देख लो, अपना बैकग्राउंड देख लो कि हुआ क्या है। अभी जो हाल में ही पुलिस का एग्जाम लगा हुआ है, तो इधर नोटिफिकेशन आया, इधर डेट आई और इधर लो भाई पेपर की तैयारियां शुरू हो गई, आप लोगों के एडमिट कार्ड आ गए। एक चीज तो आप मान के चलिए कि आप अगर ये सोचें कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको 2 से 4 महीने का समय मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। आप कतई ये स्थिति हो जाएगी आपकी कि बारिश हुई और आप पानी नहीं संभाल पाए। कब? अगर आप पहले से तैयारी नहीं करेंगे। तो नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, आपको काम क्या अपना करना है। क्योंकि बात क्या है, जैसे मान के चलिए एलटी ग्रेड की भर्ती है, तो जो जीएस आता है और यहां पे आपका क्या है, मुख्य विषय। तो जो आपका मुख्य विषय है वो कितने का है, 120 नंबर का है, और जो आपका जीएस है वो 30 नंबर का है। तो ये तो भाई साहब पूरा समुंदर है। लेकिन जो आपका मुख्य विषय है वो कुछ भी हो सकता है, वो हिस्ट्री हो सकती है, ज्योग्राफी हो सकती है, पॉलिटी, इकोनॉमी, बायो हो सकती है, यानी साइंस हो सकता है, और आपका कुछ भी एसएसटी हो सकता है। अगर आप जीआईसी प्रवक्ता में देखें तो भी ये सब्जेक्ट हो सकते हैं। बस एलटी में क्या होता है, जो सोशल साइंस होता है उसमें कोई 2 आप चुन लेते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या है, मुख्य विषय जो है 120 नंबर में है। अगर भाषा में आप देख लीजिए, आपका हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया जो है। तो यहां पे क्या मसला है कि ये पूरा जो है ये समुंदर है, इस समुंदर से 30 नंबर आ रहे हैं। लेकिन जो ये मुख्य विषय है, ये तो आपको पता है कि हिंदी है या संस्कृत है या आपका एसएसटी है या इंग्लिश है, क्या है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो इसकी करेंगे कि कैसे करके एलटी ग्रेड में या जीआईसी प्रवक्ता में, जीआईसी प्रवक्ता में ये होता है 40 नंबर की जीआईसी प्रवक्ता, इसमें क्या होता है कि ये 40 नंबर का होता है, ये 80 नंबर का होता है। और देखिए, अब एलटी ग्रेड 1 डे एग्जाम नहीं बचा है, अब ये 2 डे एग्जाम हो गया है। और पढ़ाई में कुछ चीजों में बहुत समय लगता है। मुख्य मतलब आप मान के चलिए, अगर एंड टाइम पर आप कुछ ही चीजों पर काम कर सकते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद, पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें समय लगता है और आप उन पर काम नहीं कर पाते, क्योंकि जो सही तरीका है पढ़ने का वो आपको ना तो बताया गया है और ना आपको पता है। और वो क्या है, वो एक व्यवस्थित तरीका है। आपको तो इतना बताया है कि सिलेबस देखना है और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना है और उसके कुछ मॉक टेस्ट या क्वेश्चन पेपर लगाना है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी एक व्यवस्थित तरीका होता है जो आपको तैयारी को एक दिशा देता है, दशा देता है। अगर आपको सही दिशा मिल गई तो पूरी परीक्षा में आपकी दशा बदल जाएगी। यही कारण होता है कि कुछ लोग क्वालिफाई कर लेते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, फंस जाते हैं। तो इसका सिस्टम क्या है, मुख्य विषय को तैयार करने का। तो मुख्य विषय को तैयार करने का जो सबसे व्यवस्थित तरीका मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो सिलेबस है, सिलेबस, इस सिलेबस को आपको निकाल लेना है। और देखिए, जब नोटिफिकेशन आएगा तो, क्योंकि एक चीज और बताऊं, होता क्या है, जब नोटिफिकेशन आता है तो हमारे ऊपर एक प्रेशर काम करता है, एक दबाव काम करता है। अभी ना तो आपके ऊपर प्रेशर है ना दबाव है, और पढ़ाई वही सक्सेस होती है जो बिना प्रेशर के होती है। तो अभी आप सबसे पहले जो भी आपका मुख्य सब्जेक्ट है, अगर वो एसएसटी है, भाई मुख्य सब्जेक्ट क्या क्या है भाई, अगर भाषा वर्ग आप ले तो उसमें क्या हो गया, हिंदी हो गया, और क्या हो गया, संस्कृत हो गया, और क्या हो गया, अंग्रेजी हो गई और उर्दू हो गई। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। अब दूसरे पोर्शन में आपका एसएसटी हो गया, या साइंस पोर्शन में आपका बायो थोड़ा सा अलग से होता है, बायो आपका अलग से होता है, बाकी आपका साइंस पोर्शन हो गया, या कोई अन्य सब्जेक्ट है जिससे आप एलटी ग्रेड दें, तो ये होता है। तो आखिरकार इनकी तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपको क्या है, अपना सिलेबस, जो भी आपके विषय का सिलेबस है वो सिलेबस आप निकाल लीजिए। ठीक है, और सिलेबस ये काम अभी करिए। और सिलेबस निकालने के बाद क्या करिए, उससे संबंधित जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, कौन से, ओल्ड
आपके जो प्रश्न वाले पेपर हैं, ओल्ड प्रश्न हैं, यानी जो गत वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनको आप निकाल लीजिए। और निकालने के बाद आपको आगे क्या पढ़ना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट पे। किस पे पढ़ना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट पे। जब आप पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तभी आप कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। और कॉन्सेप्ट के बाद आपको क्या करना है? आपको मॉक लगाना है, यानी आपको टेस्ट लगाना है। तो ये तरीके से आपको गुजरना है। अब पता लगा कि समस्या क्या आई कि जैसे ही नोटिफिकेशन आया, समय है ही नहीं, तो भाई अब सिलेबस देखें या ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखें, कॉन्सेप्ट देखें और टेस्ट देखें। और उससे बड़ी बात क्या है? एक साइकोलॉजिकल रीजन है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होता है, तब तक तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, न पढ़ने का मन करता है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, आपके अंदर करंट दौड़ जाता है, आप दबाव में आ जाते हो, बहुत तेजी से काम करते हो। तो कुछ काम ऐसे हैं कि जो आप नोटिफिकेशन आने से पहले करो, जिससे आपके अंदर करंट बना रहेगा, दबाव बना रहेगा, प्रेशर बना रहेगा। तो मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं कि आप जो एग्जाम आएगा तब आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तब आएगा। देखो ये पीसीएस है, गलत फहमी में मत रहना, भ्रम में मत रहना कि ये पीसीएस क्या करेगा। ये जैसा पीसीएस में होता है कि इधर इसने फॉर्म पढ़वाया और 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर या 2.5, मतलब 2 से 2.5 महीने के अंदर ये एग्जाम ले लेगा। ये ऐसा नहीं करेगा कि जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी में होता है, फॉर्म अप्लाई हो गया, 1-1 साल परीक्षा नहीं हो रही है, 2-2 साल परीक्षा नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होगा। ये क्या करेगा? पेपर लेगा, समझ नहीं पाओगे। तो कुछ काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हो। तो उन कामों में आपको क्या क्या करना है? तो सबसे पहले जो भी आपका विषय है, चाहे वो हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, उर्दू है, एसएसटी है, साइंस है, जो भी है, उसका आप सिलेबस निकाल लें। क्या करें? सिलेबस निकाल लें। और सिलेबस निकालने के बाद आपको क्या चाहिए? ओल्ड क्वेश्चन पेपर। सिलेबस निकालने के बाद आप क्या काम करो? दूसरा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। अब मुझे एक बात बताओ, आपका जब नोटिफिकेशन आएगा, आप तैयारी करोगे, तो आप पुराने साल के क्वेश्चन पेपरों से नहीं बच सकते। वो तो आपको तैयारी करनी है। तो वो तैयारी अभी क्यों ना कर लो? वो तैयारी अभी क्यों ना कर लो? अगर वो तैयारी आप अभी कर लोगे, उसको अभी तैयार कर लोगे, तो जब परीक्षाओं का समय चल रहा होगा, जब एग्जाम आपके करीब होगा, तो कम से कम माइंड से एक टेंशन तो दूर हो जाएगी कि भाई हमको पुराने साल के क्वेश्चन पेपर भी लगाना है। हमारे यहाँ समस्या क्या है? बच्चा पहले कॉन्सेप्ट पढ़ता है, फिर वो पेपर लगाता है। और जबकि होना इसका उल्टा चाहिए, बच्चा पहले पेपर लगाए ताकि उसको पता तो लगे कि एग्जामिनर की मना स्थिति क्या है, एग्जामिनर किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा रहा है। जैसे अभी उसने पूछ लिया कि गुप्त काल के राजा और उनकी धर्मपत्नियां। अब आप गुप्त काल के राजा पढ़े हो, आप उनके प्रशासनिक कार्य पढ़ रहे हो, आप उनके न्यायिक कार्य पढ़ रहे हो, आप उनकी इमारतों के बारे में पढ़ रहे हो, आप उनकी पुस्तकों के बारे में पढ़ रहे हो, पर आपने सोचा ही नहीं कि एग्जामिनर वहां भी सोच ले गया कि उनकी पत्नियों के नाम मिलान करो, अगली बार पता लगा उनके पुत्रों के नाम मिलान करवा ले। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर को नहीं देखेंगे, तो ये तो आप इससे तो नहीं बच सकते। ये जो मैंने रोड मैप बनाया, आप इससे नहीं बच सकते। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि आप पुराने साल के क्वेश्चन पेपर निकाल लें। ठीक है, अब ये मार्केट में बहुत सी बुकें उपलब्ध हैं। अब आप कहेंगे कि सर आप बताइए, एलटी ग्रेड के लिए, जो एलटी ग्रेड है, एलटी ग्रेड के लिए या जीआईसी प्रवक्ता के लिए हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर कैसे निकालें? तो इसमें कुछ मत करिए, आप पहला काम ये करिए कि एक स्पेशली, जैसे आप एलटी दे रहे हैं तो एलटी, और जीआईसी प्रवक्ता दे रहे हैं तो जीआईसी प्रवक्ता, हालांकि दोनों विषय एक ही होता है। तो आप सबसे पहले ये करिए कि जो पुराने साल के पेपर हुए हैं एलटी ग्रेड के सब्जेक्ट के, जैसे हिंदी के, संस्कृत के, साइंस के, एसएसटी के, वो मुश्किल से 4 से 5 पेपर हुए हैं। तो आप एक स्पेशल क्वेश्चन पेपर की बुक ले लीजिए। कौन सी? स्पेशल बुक ले लीजिए जो किसकी हो? एलटी की हो और किसकी हो? जीआईसी की हो, संबंधित सब्जेक्ट की। यहां मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, यहां आज मैं बात कर रहा हूं मुख्य सब्जेक्ट की, जो आपका मेन सब्जेक्ट आता है। तो आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर में क्या करिए? देखिए ये हथियार हैं, बिना हथियारों की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो वही बात आ गई कि आपको जब भी कहीं जाना होता है, कहीं टूर पर जाना होता है, तो संबंधित चीजें आप खरीद के लाते हैं, जिन जिन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही ये एग्जाम होते हैं, बिना हथियारों के लड़ाई नहीं होती, वैसे ही एग्जाम बिना किताबों के नहीं होता। अभी जो भी, मतलब जो लोग सफलता ले रहे हैं या जो लोग भी
थोड़ा सा जुड़े हुए हैं तो किताबों से तो आपका रास्ता होके गुजरेगा। आप चाहे कितनी यूट्यूब वीडियो देख लो, आप चाहे कितना ऑनलाइन पढ़ लो, आप चाहे कितना भी दूसरे से ज्ञान ले लो, जब तक किताब आपके पास नहीं है, जब तक बुकें आपके पास नहीं है, तब तक बात नहीं बनेगी। ये ठीक वैसा ही होता है कि एक बच्चा जो है वो पुराने साल के क्वेश्चन पेपरों को देख रहा है, पुराने साल क्वेश्चन पेपरों को पढ़ रहा है, और दूसरा बच्चा क्वेश्चनों को नोट कर रहा है। तो जो नोट कर रहा है, जो डायग्रामेटिकल तरीके से बनाकर नोट कर रहा है, तो वो उसको दिमाग पे ज्यादा बैठ रहा है। तो पहला काम आपको यह करना है कि जो स्पेशल एलटी और जीआईसी प्रवक्ता के सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन हैं, आप उसको क्या करिए, ये बुक ले लीजिए। ये लेने के बाद आपको दूसरी क्वेश्चन पेपर की बुक जो लेना है वो लेना है यूपी टीजीटी, यानी यूपी टीजीटी के और यूपी पीजीटी के अब तक के आपके सब्जेक्ट के जितने पेपर हुए हैं, ये दूसरी बुक आप ये खरीद लीजिए। तो पहली बुक कौन सी खरीदना है, एलटी और जीआईसी के क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, अभी मैं लाना भूल गया ऊपर से, वरना मैं अभी आपको दिखा देता हूं बुकें कैसी होती हैं। और ये बुकें कौन, इन बुकों के मैं बता दे रहा हूं, यूथ पब्लिकेशन। ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिकेशन जो है वो खास है हमारे लिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यूथ में कुछ चीजें मुझे अच्छी ये लगती हैं यूथ में, कि वो जो है सारे क्वेश्चनों को व्यवस्थित तरीके से डिस्क्रिप्शन के साथ आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। तो इसलिए आप यहां पे जो है वो यूथ पब्लिकेशन की ले सकते हैं। और ये भी आप यूपी टीजीटी पीजीटी, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो विषय होता है उसकी अलग अलग स्पेशल बुक होती है। संस्कृत वाले जो हैं उनके भी एक स्पेशल प्रकाशन है। तो ऐसे ही आप यूपी, अब ये प्रकाशन कोई भी हो, आपको अगर इससे बचना है तो ये कर सकते हैं कि भाई आपका एक क्वेश्चन हो और उसका व्यवस्थित आंसर हो, बढ़िया ठीक आंसर हो, ऐसा नहीं हो गलत आंसर हो, और थोड़ा डिस्क्रिप्शन हो। तो दूसरा काम आपको क्या करना है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की बुक लेना है। किसकी लेना है, यूपी टीजीटी पीजीटी की। तीसरी जो आपको बुक लेना है वो किसकी लेना है, अपने सब्जेक्ट की, अपने विषय की, नेट की। जो नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है वो अपने ही विषय की, जैसे कोई हिंदी का बंदा है, कोई बायो का बंदा है, कोई किसी भी चीज का है, तो वो अपने ही विषय की नेट की बुक ले ले। अब नेट की बुक ना ले ले, नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, यानी उसको क्या चाहिए, नेट के, नेट जेआरएफ के ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो अब आपके पास कितनी बुकें हो गई, एक हो गई आपकी स्पेशल सब्जेक्ट की एलटी और टीजीटी की जो बेसिक है। इसके बाद क्या हो गई आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी की हो गई। फिर क्या हो गई अपने की। इसके बाद जो चौथी बुक आपको चाहिए वो चाहिए अन्य राज्यों की, अन्य राज्यों की टीजीटी पीजीटी, अन्य राज्यों की टीजीटी पीजीटी, या वहां पे अगर राजकीय एलटी, ऐसा नहीं है कि एलटी यूपी में ही होता है, जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, वहां भी राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं, वो भी अपना ये एलटी की तरीका से, क्योंकि भाई विद्यालय 3 प्रकार के होते हैं। पहला राजकीय, जैसे जीआईसी हो गया, जीजीआईसी हो गया, और दूसरे कौन से होते हैं, अर्ध सरकारी, और तीसरे प्राइवेट होते हैं। तो वहां भी आप अन्य राज्यों की, जैसे हरियाणा की हो गया, उत्तराखंड का हो गया, बिहार का हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया, तमिलनाडु का हो गया, केरल का हो गया, वहां के भी आप अन्य राज्यों की अपने सब्जेक्ट की टीजीटी पीजीटी के पुराने पेपर, जो पुराने पेपरों की बुक है वो आप ले लीजिए। तो आपके पास ये कुल कितनी बुकें हो गई, 4 हो गई। और ये किस चीज की हो गई, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर। अब ये क्या है, सिलेबस, ये क्या है, सिलेबस। अब सिलेबस के बाद आप दूसरा काम ये करिए कि इन क्वेश्चन पेपरों को तैयार करना शुरू करिए। और क्वेश्चन तैयार ऐसे नहीं करना है कोई एक किताब पकड़ ली, जैसे मान के चलिए आपके पास एलटी के पुराने साल की क्वेश्चन पेपर की बुक है। अब आपको यहाँ टॉपिक पता लगा, जैसे आपके ज्योग्राफी में एक टॉपिक है नदी, ज्योग्राफी में एक टॉपिक क्या है, नदी। अब आपको पता लग गया कि ज्योग्राफी के सिलेबस में नदी से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको कंटेंट नहीं पढ़ना है, आपको सीधे एलटी में ये देखना है कि ज्योग्राफी से के नदी से कुल कितने प्रश्न आए और उन प्रश्नों की प्रकृति क्या है, और उन क्वेश्चनों को आपने याद कर लिया। क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, समय काफी है, और इस चीज से आप बच भी नहीं सकते। आप सोचो कि आप बच जाओगे, तो आपका टॉपिक क्या हो गया, नदी। ठीक है, आपको मैं तरीका बता रहा हूं कि किस तरीके से आपके अंदर करंट बना रहे, आपके अंदर एनर्जी बनी रहे, आपको पढ़ने में मजा आता रहे। तो टॉपिक आपको पता है नदी, और नदी का बड़ा टॉपिक क्या है बताइए, स्थल मंडल। नदी जो है स्थल मंडल के अंतर्गत आती है। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, नदी। तो सबसे पहले आपने क्या करा, एलटी के जो भी 4 से 5 एग्जाम हुए हैं उसमें नदी के जितने क्वेश्चन आए हैं वो आपने तैयार कर लिए। और अगर आपके पास समय है तो आप इस तरीके से वन लाइनर उनको कर सकते हैं, यानी उस क्वेश्चन को आप वन लाइनर करके अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ये परीक्षा के समय जादू की तरह काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जितने क्वेश्चन है वो आपके वन लाइनर हो जाएंगे और ये परीक्षा हॉल में क्या करेंगे, जादू की तरह मैजिक दिखाएंगे। और आपको वो जो समस्या बाद में आती है जब एग्जाम सर पे होता है कि हाय अब मैं करूं क्या, कि अलग कॉन्सेप्ट देखूं या मैं पुराने साल के क्वेश्चन देखूं या किसी और के नोट्स देखूं, इस चीज में आप इस चीज से बाहर आ जाओगे। किससे? ओल्ड क्वेश्चन पेपर वाले कॉन्सेप्ट से आप बाहर आ जाओगे। तो आपने एलटी को निपटा लिया। अब आपके मन को एक ठंडक पड़ गई कि अब मेरे नदी के सारे क्वेश्चन जो हैं वो किसके हो गए, एलटी के हो गए। अब आपको अगले 5 से 6 पेपर उठाना है जीआईसी प्रवक्ता के, जो यही बोर्ड कराता है। अब इसमें भी आप नदी के देख लो क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। अब पता लगा आपने नदी कर लिए। अब आपके पास दूसरी बुक है यूपी टीजीटी, अब आपने नदियों क्वेश्चन कर लिए। फिर आपने पीजीटी में नदी क्वेश्चन कर लिए। अब आपने अन्य विषय जैसे नेट जेआरएफ, अब जैसे ज्योग्राफी के लिए आए, ज्योग्राफी के पुराने साल के क्वेश्चन पेपर लिया है नेट के। अब इसमें भी आपने सर नदी तैयार कर लिए। बृहत्तम लेवल है, उच्चतम स्तर है, हल्के में मत लेना, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसको भी तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद जो अन्य राज्यों के आए हैं मार्कर लेके बैठिए। मार्कर तो अलग अलग करके आते ही हैं। नदी के जहां क्वेश्चन मिले, अब आपको ये भी थोड़ी समझ होनी चाहिए, हल्का सा नदी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नदी में कुल चीजें पूछता कितना है। उत्तर की नदियां, दक्षिण की नदियां, ठीक है, साहिद्री से पूरब की ओर बहने वाली नदियां, साहिद्री से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, नदी की प्रमुख घाटियां, नदी के किनारे बसे शहर, नदी पे बने जलप्रपात, नदी पे बने बांध, नदियों का उद्गम स्थल। तो खैर वो तो एक वो हो गई। तो नदी का मतलब यही नहीं है कि केवल जहां नदी की बात है आपको वो कुछ तय करना है। अगर आपको इसके अलावा जो नदियों की द्रोणी कहां बन रही है, नदियों के किनारे प्रमुख रिसर्च सेंटर कौन से हैं, नदियों के किनारे भारी भारी वो क्या होते हैं जिस पर विद्युत बनाई जाती, बांध, बांध कौन कौन से हैं, कौन कौन सी विद्युत परियोजनाएं हैं। तो आपने कुल मिला के इन 4 किताबों से नदी को निपटा लिया। अब आपके दिमाग में एग्जामिनर की तस्वीर साफ हो गई कि आखिर वो किस हद तक जा सकता है, किस हद तक क्वेश्चन को घुमा सकता है, किस हद तक चीजें पूछ सकता है। अब आप लेके बैठे नदी कॉन्सेप्ट। अब आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, आपके अंदर करंट भी बना रहेगा, एनर्जी भी बनी रहेगी। तो इस तरीके से ये चीज आपको समझ में आई कि किस तरीके के अब यहां स्टूडेंट गलती क्या कर रहा है। जो 98% स्टूडेंट है वो सिलेबस को पकड़े और बाजारू किताब कोई भी ले आए या किसी के नोट्स खरीद लाए और रटने पे लगे पढ़े, याद करने पे लगे पढ़े। अब तो एलटी ग्रेड क्वालिफाई हो जाएगा, अब तो सिलेक्शन हो जाएगा। 50 साल लग जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर नदी को उठा के देखो, अगर सविंद्रा सिंह से भी पढ़ोगे ना तो 82 पन्ने 83 पन्ने मान के चलिए पूरे स्थल मंडल के ही चल रहे हैं। अगर अलका को लेके चलोगे, अलका की बुक को, तो वहां भी आपके काफी पन्ने हैं। और अगर इंटर या हाई स्कूल की बुक को लोगे तो वहां तो थोड़े कम है। और इसके अलावा माजिद हुसैन उठा लेंगे तो वहां विश्व की नदियां अलग, भारत की नदियां अलग, उसमें विश्व में भी एशिया की नदियां अलग, ठीक है, और आपके यूरोप की नदियां अलग। मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, पर नदी खत्म नहीं होगी। लेकिन यह तरीका ऐसा है कि जो आपको 2 इंच भी ना दाएं होने देगा ना बाएं होने देगा। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। और अगर मैं जो बता रहा हूं कुछ समझ में ना भी आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर हंसी इस बात पे आती है कि जो चीज़ आपको कमेंट करके पूछना चाहिए वो चीज़ नहीं पूछते, और जो नहीं पूछना चाहिए, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसकी विस्तृत व्याख्या चाहते हैं। जैसे मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी तो तैयारी कैसे करें, तो उसमें मैंने बताया था शाकाहारी बिल्ली और बिल्ली पालना। तो काफ़ी बच्चों की कॉल आई, वो बार बार यही पूछ रहे बिल्ली बिल्ली। भाई बिल्ली के चक्कर में मत पड़ो, तुम जानते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम्हें भी पता है सारा क्या है। ये तो वही बात हो गई, हम जानते तो हैं पर मानते नहीं। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपने एक टॉपिक को अलग कर लिया। अब जैसे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूँ, हर विषय का हिसाब एक सा ही होता है। जैसे मान के चलिए भूगोल है। अब भूगोल में मोटे तौर पर क्या है, आपका क्या हो गया, स्थल मंडल हो गया और वायुमंडल हो गया, और क्या हो गया, जल मंडल हो गया और जैव मंडल। ऐसे ही अपने हर विषय को एक मोटे रूप में कर लीजिए कि ये स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल, जल मंडल। अब आप उसका भी एक टॉपिक पकड़ लीजिए, उसके भी अंदर टॉपिक होते हैं, उसके भी अंदर टॉपिक होते हैं। तो सिलेबस में आपको केवल इतना ही सही काम करना है कि मेन मोटे टॉपिक क्या है, उसके अंदर के टॉपिक क्या है, फिर टूट पड़िए कहाँ पे, अपने क्वेश्चन पेपर पे। इससे आपको फायदा ये मिलेगा, अगर आप नदी पढ़ रहे हो तो आप समझ तो जाओगे कि एक टॉपिक होता है स्थल मंडल, उसके अंदर कुछ टॉपिक होते हैं नदी, पठार, पहाड़, भौगोलिक संरचना है, उसके अंतर्गत आप इसको
पढ़ लेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, समझ आ गई कि पुराने क्वेश्चन पेपर का अब ये नहीं करना है कि 1 साल के पेपर पकड़ लिए। यहां भी इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए। जो काम जो परीक्षा पैटर्न विशेषज्ञों का है या और लोगों का है या हम लोग जो काम करें, वो काम इन्होंने इतना आसान कर दिया है कि आपको टॉपिक वाइज चीजें व्यवस्थित कर दी हैं। अगर आप इसका लेके आएंगे तो वहां पे आपको एक नदी टॉपिक के अब तक के जितने क्वेश्चन है, यहाँ घटना चक्र का काम बहुत अच्छा है। घटना चक्र ने यह काम किया है कि अगर नदी टॉपिक है तो उसने उसको क्या करा है, ऐसा व्यवस्थित कर दिया है कि जितने एग्जाम में उसमें नदी नदी क्वेश्चन हैं, तो आपको क्वेश्चन को समझना है और उसके आंसर को समझना है और उसके डिस्क्रिप्शन को समझना है और वन लाइनर बना के एक नोट्स में अपने ऐड कर लेना है। यानी नदी, देखिए ये चीजें मार्केट में उपलब्ध तो हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथ से ही लिखेंगे ऐसे करके, तो लिखने का एक नियम जो होता है, लिखने के बाद आपको याद हो जाता है। आप लोग बीएड करके आए, आपको पता होगा याद करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले लिखने से भी याद होता है, बोलने से भी याद होता है, सुनने से भी याद होता है, हर तरीके से याद होता है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन पेपर को नोटिफिकेशन आने से पहले आप तैयार कर लोगे तो ये समझ लीजिए कि आपका 30% काम जो आपको बाद में करना था वो लगभग क्या हो गया, खत्म हो गया। और इस तरीके से आपको एक कॉन्फिडेंस जो आएगा। देखिए कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपको नॉलेज होती है, जब आपको नॉलेज होती है तब आपका क्या बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम लोग तो स्टूडेंट से बात करते हैं तो पता लगता है कि 4-4 साल हो गए पढ़ते हुए, डिग्रियां बहुत कर ली, बीएड कर लिया, एमएड कर लिया, 3-3 बार एमए कर लिया, और उनसे एक छोटी सी बेसिक सी बात पूछो कि नदी की प्रमुख स्थलाकृतियां क्या हैं तो वो नहीं बता पाते। उनसे पूछो कि वायु जो पवन होती है वो प्रमुख स्थलाकृति क्या बनाती है, वो नहीं बता पाते, क्योंकि उन्हें पता है। और इसके बाद वो कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, चीजें समझ नहीं आ रही। अरे जब आप मूवी देखते हो तो क्यों मूवी समझ में आती है, क्योंकि मूवी लगातार कनेक्ट होती है। कोई भी हीरो नया नहीं होता, और हाँ कतई बिल्कुल नए हीरो की मूवी आ जाती है तो थोड़ा सा कनेक्ट करने में आपको दिक्कत होती है। या तब दिक्कत होती है जब आप आधी मूवी नहीं देखते हैं और आधी मूवी लास्ट की देखते हैं, तब आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बेस कहां से बनता है, आपका जीरो से ही बनता है। तो आपको पहला काम क्या करना है कि ये जितनी मैंने आपको बताई, क्या बताई, जो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर वाली बुकें थी, ये चारों आप खरीद लीजिए, इसको निपटा लीजिए। लगभग 30% आपका काम खत्म हो जाएगा और एनर्जी भी आपकी बनी रहेगी। और सिलेबस में भी बता दूं, सिलेबस में क्या करना है, जैसे मैंने बताया था कि विषय है उसको मोटे मोटे टॉपिक में बांट लीजिए। जैसे हिंदी है, कोई आदमी हिंदी से दे रहा है तो हिंदी से क्या करिए, हिंदी में एक चीज क्या हो गई इसके सिलेबस में, भाई साहित्य हो गया। क्या हो गया, साहित्य हो गया। अब साहित्य को मोटे भाग में बांट दीजिए, आदिकाल हो गया, भक्तिकाल हो गया, रीतिकाल हो गया, आधुनिक काल हो गया, ये मोटा हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया इसमें, वो हो गया व्याकरण, व्याकरण का पोर्शन हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करिए, व्याकरण। तीसरा क्या हो गया, काव्य शास्त्र, रस छंद अलंकार। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने विषय को मोटे मोटे हिस्सों में बांट लीजिए और इसके बाद क्वेश्चन देखिए। तो इतना काम आप नोटिफिकेशन से पहले करें। अब आपका एक रास्ता बन जाएगा, एक ट्रैक बन जाएगा, आपको चलने का जरिया बन जाएगा। अब वो स्थिति आ जाएगी आपके अंदर कि आप कोई भी किताब उठा लो, कुछ भी देख लो, तो माइंड और आंखें केवल वहीं जाएंगी जो आपसे संबंधित है। अब बात आई कॉन्सेप्ट की, तो अब कॉन्सेप्ट को तैयार कैसे करें, यह तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। इस तरीके को ध्यान से समझिए कि आखिरकार एलटी ग्रेड में जो मुख्य विषय होता है, जो 120 नंबर का आता है और जीआईसी प्रवक्ता में 80 नंबर का आता है, इसको तैयार कैसे करना है, इसको कैसे करके कंट्रोल में लेना है। और यहां पे लोग वही गलतियां करते हैं सब बार बार, वो गलती आपको नहीं दोहराना है। और वो गलती करने के कारण उनका कॉन्फिडेंस नहीं आता, उनको मजा नहीं आता और चीजें फिर समझ में नहीं आती। तो इसको हम बांट सकते हैं 3 हिस्सों में, इसको बांटते हैं हम 3 हिस्सों में। तो पहला हिस्सा इसका क्या होता है, पहला हिस्सा जो होता है वो होता है बेसिक। क्या होता है, बेसिक, क्योंकि आपका यहां एक एक शब्द व्यर्थ नहीं जाएगा। वहां देखिए जो फर्स्ट पेपर है 30 नंबर की जिसमें जीएस आ रही है, वो तो समुंदर है, पता नहीं कहां से आ जाए। लेकिन यहां तो 120 नंबर का आपका विषय आ रहा है, यानी विषय की एक एक शब्द बेकार नहीं जाएगा, वो काम में आ जाएगा। दूसरी काम क्या करना है आपको, एकेडमिक। क्या करना है, एकेडमिक, एकेडमिक। तीसरा काम आपको क्या करना है, हाई। क्या करना है, हाई। और चौथा काम क्या करना है, मॉक। देखिए हमारे यहाँ साइकोलॉजी में एक होता है खेल विधि। क्या होता है, खेल विधि। खेल विधि के बारे में तो आप जानते ही हैं, खेल विधि क्या होती है। बच्चों को डायरेक्ट गिनती नहीं पढ़ाई जाती, तो वहां पे क्या करते हैं, गिनती ना पढ़ा के बच्चों कहते हैं बेटा आ जाओ। बोले हाँ भाई, आप लोग क्या कर रहे हो, बोले कुछ नहीं कर रहे हैं। बोले चलो मिट्टी लेके आओ,
या किले लेके आओ, तो बच्चे खुश हो जाते हैं, बोले आज तो मैम ने जो है किले मंगाई है। फिर आप बच्चों से कहते हैं किले को पानी डालो, बच्चे पानी डालते हैं। फिर आप कहते हैं इसको गूंदो, फिर उसको अच्छे से मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने के बाद आप कहते हैं बेटा गोली बनाओ, बच्चा गोली बनाता है। अभी उसे नहीं पता कि उसका अधिगम चल रहा है या उसका अधिगम होने वाला है, उसे तो ये लगता है कि कोई खेल की एक्टिविटी चल रही है। और फिर क्या होता है, अब बच्चा गोली बना लेता है और कहते हैं इन गोलियों पे अब कलर करो, अलग अलग डिफरेंट का, इतनी गोली उसको दे दो। बच्चा कहता है हमको तो गिनती नहीं आती। बोले अच्छा तो जी देखो, 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली, ठीक है 4 गोली को दे दो। तो उसमें क्या होता है कि अधिगम होता है, पर वो महसूस नहीं होता, दर्द नहीं होता, पेन नहीं होता। क्यों नहीं पेन होता है? क्योंकि लर्निंग इज पेनफुल प्रोसेस। लर्निंग जो है बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। पढ़ना क्या है, पेनफुल प्रोसेस है। लेकिन अगर आप उसको खेल के तरीके से देखें, इस तरीके से देखें, तो वो इतना दर्ददायक नहीं होता है, वहां आपको मजा आने लगता है। अब ये प्रोसेस है मजे का है। तो आपने क्या करा कि सिलेबस निकाल लिया, सिलेबस निकालने के बाद पुराने साल के क्वेश्चन पेपर निकाल लिए। अब आपको जो पहले नंबर पे खतरनाक ढंग से चोट करनी है, वो चोट क्या करनी है कि बेसिक पहले क्लियर करना है। क्या करना है? बेसिक। क्या करना है? बेसिक। अब आप किसी भी विषय के हो सकते हैं, आप एसएसटी के हो सकते हैं, आप साइंस के हो सकते हैं, आप हिंदी के हो सकते हैं, संस्कृत के, किसी भाषा के हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या आप आर्ट्स एसएसटी के स्टूडेंट हैं एलटी ग्रेड में, जो आप उसका पेपर देना है। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप बेसिक कैसे तैयार करेंगे, ठीक है। तो बेसिक तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कक्षा 6 से लेके इंटर तक की किताबें आपके पास होनी चाहिए, संबंधित विषय की। जैसे आपको एसएसटी देना है तो आपके पास इतिहास भूगोल की बुकें और नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र की बुक होनी चाहिए। आपको साइंस से देना है तो कक्षा 6 से लेकर 12 की आपके पास साइंस की बुकें होनी चाहिए। घबराइए मत, आपको पढ़ना नहीं है, मतलब होनी चाहिए, ठीक है। जरूरी कोई ना हथियार का इस्तेमाल होने तो चाहिए। इसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है कि ये बुकें होने के बाद में आपको इनकी क्या करना है, विषय सूची तैयार करना है। क्या करना है? विषय सूची। और विषय सूची कैसे? जैसे मान के चलिए कक्षा 6 की बुक है साइंस की, तो उसकी विषय सूची लिख ली। फिर कक्षा 7 की है, उसकी विषय सूची लिख ली। कक्षा 8 की है, उसकी विषय सूची लिख ली। यानी कक्षा 6 से लेके, अभी तो बहुत समय है भाई, एलटी का कोई नोटिफिकेशन कोई ना आया है और ये भी नहीं पता कब हो। लेकिन जो लगातार काम करेगा, जो लगातार फोकस से काम करेगा, वहां सफलता मिल जाएगी। अब आपने क्या करा, उसकी विषय सूची तैयार कर ली। अब विषय सूची तैयार करने के बाद हल्का फुल्का आपका जब विषय सूची आप पढ़ेंगे, जैसे कक्षा 6 में पढ़ेंगे तो हमारा सौरमंडल है, पृथ्वी की गतियां हैं, तो हल्का हल्का सा आपका कनेक्ट होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मॉक टेस्ट लगा चुके हैं, क्वेश्चन पेपरों पर काम कर चुके हैं। तो आप वहां टॉपिक पहचानने लगेंगे कि अच्छा, जैसे कक्षा 7 की भूगोल की अब वो बनाएंगे तो वो क्या कह रहा है, पृथ्वी, फिर नदी, धरातल का बदलता हुआ स्वरूप, नदी के प्रमुख कार्य, पवन के प्रमुख कार्य, फिर पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे, फिर पठारों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये आ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा था वहां से। तो जो लोग कतई जीरो हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा है, क्योंकि बीएड में 2 तरीके के स्टूडेंट हैं। एक तो वो जो बीएड मन से करे हैं, जो नेचुरल बॉर्न हंटर हैं, जो अपने मन से बीएड करे हैं और करें। दूसरे क्या हैं, जो जबरदस्ती मेरिट से या अन्य जगह से बेचारे फॉर्मेलिटी के तौर बीएड कर लिए हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए बीएड किया है, एक बिना जाए बीएड किया है, वो लोग ये टेंशन ना लें कि उनसे नहीं होगा या नहीं हो पाएगा। आप यहां से शुरुआत करिए। क्या करिए, पहले 6 से 12 की किताबें ले आइएगा। हाँ, ये किताबें एनसीईआरटी की नहीं लाना है, ये किताबें जो हैं, लेकिन यहाँ पे अब वही वाली बात आ गई कि अब थोड़ा सा कलेश ज्यादा है, क्योंकि पहले जो था वो यूपी का सिलेबस था, यूपी बोर्ड का अपने एक अलग सिलेबस था। अब यूपी बोर्ड ने क्या करा है, एनसीईआरटी का सिलेबस लॉन्च कर दिया है। तो अब यहाँ पे आपको यूपी बोर्ड की तो लाना ही है, साथ में थोड़ी सी आपको किसकी लगाना है। लेकिन टेंशन मत लीजिए कि जैसे आपका जो जॉब है एलटी ग्रेड की, वो क्या है, आपकी जॉब जो है वो 6 से लेके 10 तक की है। तो यहाँ पे जो कक्षा 8 तक की किताबें हैं वो चाहिए आपको यूपी की। कक्षा 8 तक की किताबें चाहिए आपको यूपी की, और कक्षा 8 के बाद 9, 10, 11 की चाहिए एनसीईआरटी की। किसकी चाहिए? एनसीईआरटी की। इस चीज का ध्यान रखना कि कक्षा 6 से लेके 8 तक की यूपी बोर्ड की, और 8 के बाद चाहिए आपको किसकी? एनसीईआरटी की। अब आपने विषय सूची कर ली, तैयार कर ली। अब आपको एक हाइलाइटर लेके आना है, और आपके जो एलटी के मुख्य विषय के, क्योंकि खुला जो सिलेबस है उसमें जो जो टॉपिक हैं उनमें उनको क्या कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है। जैसे आपको पता है कि नदी टॉपिक है, तो नदी कहाँ है, कक्षा 7 में है, आपने उसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है। ये तो ना कक्षा 8 में मिलेगा,
न कक्षा 6 में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कक्षा 7 में। घबराइए मत कि ये कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब पढ़ना है। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कक्षा 7 में नदी के बारे में पढ़ना है। फिर आपको मिलेगा नदी कहाँ? कक्षा 9 में। थोड़ा सा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। फिर आपको हाई स्कूल में मिल जाएंगी और बाकी इंटर में मिलेंगी। तो घबराने की बहुत ज्यादा बात नहीं है। तो बेसिक में आपको कितने काम करना है? 2 काम करना है। पहला काम क्या करना है? किताबें लाना है। दूसरा विषय सूची लाना है और अपने ही हैंड से लिखना है। और तीसरा काम आपको क्या करना है? जो मार्कर करेंगे आप, जो आपके टॉपिक आ रहे हैं उनको पढ़ना है। उनको क्या करना है? पढ़ना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया था, और अगर आपको पढ़ने का तरीका नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए, आपको हम पढ़ने का तरीका भी बता देंगे, किस तरीके से रीड किया जाता है। ये भी एक कला है, इसका भी कोर्स होता है। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे पहले वाले, बराक ओबामा, उन्होंने अपनी बेटियों को रीडिंग का कोर्स कराया कि किस तरीके से पढ़ा जाए। भारत में तो अगर ये बात कहोगे तो बहुत ही हास्यास्पद लगेगी कि अच्छा, पढ़ने का भी कोई कोर्स होता है। जी हाँ, कैसे करके कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाए, कैसे करके कॉन्सेप्ट को समझा जाए, इसका भी एक कोर्स होता है। एक कैसे करके उसको रिफ्लेक्ट किया जाए आपके साथ। अगर इस चीज को आपको समझना है तो बहुत आसान है। आप 4 पेज पढ़िए और फिर दीवार पर रिफ्लेक्शन करिए, दीवार को पढ़ाइए। आप नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ा पाएंगे? क्योंकि आपको पढ़ने का तरीका नहीं आता है। अगर आपको पढ़ने का तरीका आता होता तो आप दीवार को भी पढ़ा देते। तो अगर आपको पढ़ने का तरीका कॉन्सेप्ट को नहीं आता है तो आप बताइए, वो तरीके की भी मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा, किस तरीके से पढ़ा जाए। जैसे अभी क्वेश्चन पेपर की बताई थी कि क्वेश्चन पेपर लोग गलती क्या करते हैं, जो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें क्या करते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, बात खत्म। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ते ही ये सोचना है क्या आपको आता है, नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो x, और अगर इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं आता तो डबल x, और पता लगा कि ये किस खेत की मूली है, ये किस चिड़िया का नाम है, ये भी नहीं पता, तो आप 3x बना दीजिए। तो इस तरीके से करना क्या है कि आपको अच्छे से इसको रीडिंग करना है। और जब आप रीडिंग करें ना तो ये, अब चूंकि रीडिंग में मजा क्यों आएगा? क्योंकि आप जो मॉक टेस्ट हैं, जो क्वेश्चन पेपर है, वो लगा चुके हैं। क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं वो संबंधित क्वेश्चन आएगा और आपको क्या है, रीडिंग करने में समझ में आएगा। और दिमाग से ये निकाल दीजिए कि मुझे कोई परीक्षा दे के आना है, बस उसको मजे के साथ रीडिंग करिए। जैसे कि आप पहले बुकें रीडिंग करते थे, भाई मोबाइल नहीं था, जब इंटरनेट इतना नहीं था, क्योंकि आपने वो समय देखा है जब इंटरनेट 1 ही जीबी आप 1 महीने चलाते थे। अब तो रोज का आप 5-6 जीबी फूक ही देते हो, लेकिन पहले तो 1 जीबी ही आप पूरे 1 महीने चलाते थे। तब आप किताबों का सहारा लेते थे, आप नॉवेल पढ़ते थे, आप उपन्यास पढ़ते थे, और विभिन्न विभिन्न तरीके की किताबें आप पढ़ते थे। ठीक है, तो उस तरह में आप रीडिंग करते, उसी तरीके से आपको रीडिंग करना है। तो बेसिक में आपको कितने काम करने हैं? 3 काम करने हैं। ठीक है, तो अब आपका बेसिक का हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है? एकेडमिक पे। एकेडमिक पे क्या काम करना है? एकेडमिक पे यह करना है कि आप, जैसे आप बुक लिया है अपनी, अब एकेडमिक में हमारा क्या क्या आता है, इसको हटा ही देते हैं। एकेडमिक में आता है आपका बीए से लेके, मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। वैसे तो ये सभी एकेडमिक है, लेकिन हमने अपना एक सुविधा के तौर पे ये अपने अकॉर्डिंग किया है, ये कोई सार्वभौमिक नहीं है। अब क्या करना है जी, मान के चलिए एकेडमिक वाली स्थिति में क्या करना है। एकेडमिक में ये करना है कि हो सकता है आपका सब्जेक्ट, अगर आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत है तो ये सब्जेक्ट आएगा बीए में। इसमें आएगा बीए में। और अगर आपका साइंस है या जीआईसी प्रवक्ता में कोई साइंस वर्ग का है तो किस में आएगा? बीएससी में आएगा। ठीक है, और फिर वही सब्जेक्ट किस में आएगा? अगर इस वर्ग का है तो एमए में आएगा, और अगर इसका है तो एमएससी में आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ रहे हैं? ये चीज आपको क्लियर हो गई कि अगर आर्ट साइड का सब्जेक्ट है तो बीए एमए में, और अगर साइंस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है तो बीएससी एमएससी में। अब आपको भी यही करना है कि जैसे बीए है तो इसमें 3 वर्ष होते हैं। अब तो खैर सेमेस्टर वाइज हो गया, इससे मत घबराना, सेमेस्टर से पुराने साल की किताबें ही आपको देखना है। और ये 2 वर्ष का हो गया। अब आप जिस विषय से एलटी ग्रेड मुख्य देना चाहते हैं, मुख्य विषय देना चाहते हैं, तो उसकी क्या करिए, बीए की 3 वर्षों की किताबें पुरानी खरीद लीजिए और एमए की 2 वर्षों खरीद लीजिए। अगर वो विज्ञान वर्ग का सब्जेक्ट है तो आप बीएससी की और एमएस खरीद लीजिए। अब उसकी भी क्या करिए, विषय सूची बनाइए। उसकी भी क्या करिए, विषय सूची बनाइए। और विषय सूची बनाने के बाद क्या होगा, आपको वो टॉपिक जो आपने कक्षा 6, 7, 8 में सिलेबस देख रखा था, हाईलाइट किए थे, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्हीं टॉपिकों को बीए और एमए में या बीएससी एमएससी में हाईलाइट
करिए। और हाईलाइट करने के बाद जहां आपने कक्षा 6 से इंटर तक छोटी मात्रा में पढ़ा था, अब आपको थोड़ी बड़ी मात्रा में वहां मिल जाएगा। तो दूसरा काम ये करिए, अभी कोई तैयारी नहीं करना है, अभी कोई याद नहीं करना है, बस एक अपना एक रूट तैयार कर रहे हैं आप, एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति बना रहे हैं जिसमें आपने एकेडमिक की कोई बहुत कर रहा काम नहीं है। अगर मान के चलिए कोई आदमी संस्कृत से एलटी ग्रेड दे रहा है तो भाई करना क्या है, मान के चलिए इंटर में अभिज्ञान शाकुंतलम थी तो वो बीए के स्तर पे लिया है, अब वो अभिज्ञान शाकुंतलम एमए में है तो वहां से उठा ला है। अगर कोई एसएसटी से दे रहा है तो दिक्कत क्या है, ज्योग्राफी, भाई मान के चलिए ज्योग्राफी की आप बीए की ज्योग्राफी की सारी किताबें ले ले 3 साल की, और एमए की ले ले, तो जो टॉपिक यहां है वहां है वो सब वहां कनेक्ट होने लगेंगे। अब तीसरा काम क्या करना है, हाई। तो सब्जेक्ट एक, टॉपिक वही, अब हमारा चलेगा किस पे, अब हमारी बात जो चलेगी वो चलेगी हाई पे। अब हाई में क्या आता है, हाई में जो आता है तो हाई में होती है कुछ स्पेशल बुक हाई लेवल की, जो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग होती हैं। जैसे अगर आप हिंदी की बात करें, हाई में अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी की डॉक्टर नगेंद्र की हो गई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हो गई, ऐसी बहुत सी बुकें हैं जो इस विषय के स्पेशल हैं। अगर आप एसएसटी की बात कर रहे हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी की बहुत हाई बुकें हो गई। कौन सी हो गई, सविंद्रा सिंह की हो गई, महेश वड़वाल की हो गई, ठीक है, अलका की हो गई और माजिद हुसैन की हो गई। तो इस तरीके से आपको ये हाई बुकें परचेस कर लेना है, इन हाई बुक को ले लेना है और इसकी भी विषय सूची लिख लेना है, और विषय सूची लिखने के बाद हाईलाइट कर देना है, ठीक है, हाईलाइट कर देना है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आता है आपका मॉक, चौथे नंबर पे क्या आता है मॉक। देखिए, या तो आप मॉक टेस्ट लेना शुरू कर दें या आप मॉक टेस्ट क्रिएटर बन जाएं, आप मॉक टेस्ट बनाने वाले बन जाएं, ये भी हो सकता है, आप मॉक टेस्ट बनाने वाले बन जाएं। तो यहां पे अब मॉक टेस्ट में क्या करना है, कुछ नहीं करना है जी। जो आपने पहले क्वेश्चन पेपर लगाए थे पैटर्न को समझने के लिए, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके नहीं बने होंगे, उसी मटेरियल को आपको फिर लेके आना है, उसी मटेरियल को क्या लेके आना है, दोबारा से लेके आना है। और तब आप देखोगे कि जो क्वेश्चन आपके नहीं बने थे वो इन विषय सूचियों में क्लिक कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन नदी से है, ये क्वेश्चन समुद्री भित्ति से है, ये क्वेश्चन पहाड़ से है, ये क्वेश्चन पठार से है, ये क्वेश्चन मानव बस्तियों से है, ये क्वेश्चन जो है वो सौरमंडल से है, ये क्वेश्चन भारत की जलवायु से है। तो वहाँ वो चीज़ आप पकड़ने लगोगे बहुत आसानी से। क्या पकड़ोगे कि ये क्वेश्चन जो कक्षा, अब चूंकि आपका बेसिक तैयार नहीं है तो बेसिक में आपने क्या करा, 6 से 9 तक देख लिया उसे आराम से। इस पूरे प्रोसेस में देखने में, खेल में, मैंने बताया ना, खेल में आप क्या करोगे, पैटर्न को समझ जाओगे, पढ़ोगे। अब आपका सब विषय सूचियां बन चुकी हैं, कंटेन हो गया है, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो सबसे महत्वपूर्ण काम आपने क्या कर लिया, कॉन्सेप्ट को व्यवस्थित कर लिया। अब आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कितना देखना है, अब वो चीज़ खत्म हो जाएगी कि नोट्स बनाओ, याद करो, उसका रिवीजन करो। अब वो चीज़ माइंड पकड़ने लगेगा। अब पकड़ने के बाद क्या होगा कि अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये टॉपिक कक्षा 7 में है नदी, फिर ये कक्षा 9 में है, फिर इंटर में है, और इसके बाद जिस सविंद्रा सिंह की बुक में भी है, आर के तिवारी की बुक में भी है, ठीक है, और इसके बाद जो महेश वड़वाल की बुक में भी है। तो इस तरीके से आप उस कॉन्सेप्ट को हल्का हल्का, ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत पकड़ने लगोगे। और अंत में जब टेस्ट देने का नंबर आएगा तो मार्केट का मार्क टेस्ट नहीं देखना है, वो जो मॉक टेस्ट आपको मैंने बताया था, कौन कौन से बताए थे, एलटी का बताया था, यूपी टीजीटी पीजी बताया था, इसमें बस आपको एक मॉक टेस्ट और ऐड कर देना है, वो है आएगा आपका यूपीएससी का। अब जैसे आपका जो भी सब्जेक्ट है, मान के चलिए आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो यूपीएससी में सी सेट आता है, उसके आप जो हिंदी के क्वेश्चन उनको लगा लीजिए। अब आपका अगर संस्कृत है तो वो नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी है या बायो है तो वो सब यूपीएससी जीएस में आते हैं, उसके क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं। और जो सबसे बेस्ट बुक आती थी क्वेश्चन की, वो आती है बौद्धिक प्रकाशन की। किसकी आती है, बौद्धिक प्रकाशन की, आपने देखी होगी। उसमें एक बुक ऐसी आती है जो ओल्ड क्वेश्चन पेपरों की होती है, आंसर सहित, तो वो बुक आप देख लीजिए। और इसके बाद आपका मटेरियल रेडी हो गया। अब इसी दौरान ये भी हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, नहीं भी आ जाएगा तो आपकी तैयारी चल रही है। और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आने के बाद आपको यह भी पता है पुराने साल का एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे हैं, उसका माइंड क्या सेट है। और जब आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको आसानी से क्या होगा, चीजें समझ में आने लगेंगी। और क्वेश्चन पेपर आप लगाएंगे तो आपकी जब बार बार वो चीजें क्या होंगी, तैयार होंगी। क्योंकि देखो एक चीज समझ लो, अगर ये रणनीति नहीं बनाओगे, अगर ये प्लानिंग नहीं बनाओगे, वही पुराने तरीके अपनाओगे कि हमने सिलेबस को तैयार कर लिया, आपको तो ये भी नहीं पता
सिलेबस कहाँ से करना है। कुछ लोग तो जो हैं वो मार्केट की किताब तैयार कर रहे हैं, कुछ लोग किसी कोचिंग के नोट्स लिए हुए हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं किसी दूसरे के मैट तैयार कर रहे हैं। आपको किसी के नोट्स, किसी का मटेरियल कुछ नहीं चाहिए। आपको बेसिक किताबें चाहिए कक्षा 6 से इंटर तक की, इसके बाद आपको हाई में चाहिए, आपको एकेडमिक की किताबें चाहिए, बीए एमए की। वो बहुत 20-25 साल का बीए नहीं है, 3 ही साल का बीए, 3 ही साल की किताबें होंगी, वो आप ले लीजिए। और इसके बाद जो स्पेशल, जैसे अगर हम पॉलिटी की बात करें तो आपका डीडी बसु हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल बुक है वो नेट पर डालो, आपको मिल जाएंगी। और नहीं मिल रही आप हम बताओ। जैसे आप कह रहे थे कि कमेंट था एक स्टूडेंट का कि बायो की बुक लिस्ट बता दीजिए। तो बायो की सबसे अच्छी इंटरमीडिएट की, आप पहली बुक तो इंटरमीडिएट की ले लीजिए। और उसमें भी 2 बुकें हैं, एक एनसीईआरटी की, एक यूपी बोर्ड की, दोनों वेस्ट हैं। अब एनसीईआरटी से पढ़ना है, मजा लेना, तो एनसीईआरटी की है इतनी बड़ी, यूपी बोर्ड की है इतनी बड़ी। तो इसका तरीका बताऊं कि एनसीईआरटी की कक्षा 9 से इंटर तक की ले लो आप। इसके बाद क्या करो, आप अपने इंटर की वाली बुक भी ले लो जो यूपी में चलती है। इसके बाद बहुत सी बुकें जो हैं बाय नेम आती हैं, वो आपको ले लेना है। अब बात ये आई कि हम ये तरीका क्यों अपनाएं। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, ये खुद से नहीं करोगे, तो बात नहीं बनेगी। ये बात तभी बनेगी जब आप खुद से करोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आजकल के कंपटीशन आ रहे हैं ये मेहनत से नहीं, ये आपके हार्ड वर्क से नहीं, ये आपके स्मार्ट वर्क से क्वालिफाई होंगे। फिर तो वही हो गया कि तैयारी चल रही है। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो आपने देखा था, एक तरफ जो थे वो टीचर थे, गुरु थे, और एक तरफ उनके चेले थे। तो चेले गुरु पे भारी पड़ रहे थे, क्योंकि चेलों की तरफ जो था वो उनके टीचर नहीं, बल्कि उनके कौन थे, एक्सपर्ट थे। उनके पास कौन थे, परीक्षा पैटर्न विशेषज्ञ थे, जो उन्हें बता रहे थे। कौन, भगवान श्री कृष्ण। वो क्या कर रहे थे, वो उनको गाइड कर रहे थे। तो जो कंपटीशन है वही वाला हिसाब हो गया कि कर्ण का जैसे ही रथ का पहिया धसा, उन्होंने कहा, कृष्ण ने क्या, मारो अर्जुन को, मारो। अर्जुन बोले ये तो गलत है, ये तो धर्म के विरुद्ध है, मैं कैसे मारूं। बोले नहीं, अभी मार दो, बाद में नहीं मार पाओगे। तो उसको मारा गया। तो कहने का मतलब ये था कि एक तरफ कौन थे, गुरु थे, प्रोफेसर थे, एक तरफ स्टूडेंट थे। लेकिन जब कोच ने गाइड कर दिया, जब उनके गाइडर ने गाइड कर दिया, सही काउंसलिंग कर दी। पहले तो अर्जुन की काउंसलिंग ही हुई, वो तो तैयारी कहाँ था युद्ध करने के लिए। तो पहले तो आपकी काउंसलिंग, आप अपने आप को तैयार तो करो पढ़ने के लिए, अब तैयार मूड तो बनाओ कि हाँ क्वालिफाई करना है। जब अर्जुन की काउंसलिंग हुई, इसी के बाद तो कुछ पढ़ने का मन बना, कुछ बात बनी युद्ध करने की। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिंदगी भर स्टूडेंट मत बने रहो, अपने अंदर टीचरों के गुण अभी से विकसित करो। और जब टीचरों के गुण विकसित कर लोगे, अब ये टीचरों वाले गुण हो गए कि अब तुम ये मत सोचो कि तुम्हें एलटी तैयारी करना है, तुम तो ये सोचो कि मुझे एलटी के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे तो एलटी के स्टूडेंटों को पढ़ाना है। अब तुम सोचो क्या करोगे, एक लेवल हाई सोचो ना, कि तुमने सिलेबस निकाल लिया, फिर पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देख लिए, फिर ये सब बेसिक हाई एकेडमिक ये सब कॉन्सेप्ट देख लिए। और देखने के बाद आपने मॉक टेस्ट, कोई बाजारू मॉक टेस्ट नहीं लिया जो कोई भी बना दे, आपने सब पुराने साल के पेपर लिए, विभिन्न राज्यों के टीजीटी, विभिन्न राज्यों के पीजीटी, और ये सब हो गया। तो आपको अगर कोई भी ऐसी समस्या आ रही है अपने विषय को लेकर कि समझ नहीं आ रहा, शुरू कहाँ से करें, खत्म कहाँ पे करें, तो ये समस्या आपकी नहीं है, ये बहुत से स्टूडेंट समस्या है। तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रणनीति, इस विषय की स्पेशल रणनीति आपको बता दूंगा। चाहे विषय कोई सा भी हो, कोई सा भी विषय हो, बस कॉमर्स को छोड़ दीजिए, आपके ह्यूमैनिटी के कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस के कोई भी सब्जेक्ट हो, उनकी रणनीति आपको बता दी जाएगी, कैसे तैयारी करें, किस तरीके से करें, और क्या क्या बाधा आती है, क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक वैसे ही होता है कि पता लगा आपके पास चाय बनाने का मटेरियल पूरा है और आपको चाय बनाने का मेथड ही नहीं आता, तो कैसे करके बात बनेगी। या खाना बनाने का पूरा मटेरियल है, अब पता लगा कि आपको मेथड ही नहीं पता, ये कैसे बनेगा। तो वो मेथड, एक हर चीज को बनाने का एक विशेष मेथड होता है। अब अगर वो विशेष मेथड नहीं बना है तो वो रेसिपी या वो डिश नहीं बन पाएगी। और इस एग्जामिनर को हल्के में मत लेना, इस एग्जाम को, और ना इनके एग्जामिनरों को, क्योंकि एलटी ग्रेड कोई ऐसा वैसा आयोग नहीं, ये सीधे पीसीएस करा रहा है। और जैसा कि ये कह रहे हैं 2 पेपर लेंगे, तो वही बात आ गई जो कि डार्विन ने कहा था कि जिसमें दम होगा वही जिंदा रहेगा, जो योग्य होगा वही जिंदा रहेगा। ये पीसीएस का सीधे फंडा यही है, इनका उद्देश्य यही है, जो योग्य होगा वो आ जाएगा और जो योग्य नहीं है उसका नहीं हो पाएगा। सर्वाइव कौन कर पाएगा, जो सेल्फ स्टडी करेगा, जो अपने तरीके से नोट्स बनाएगा, जो अपने तरीके से क्वेश्चन पेपर को देखेगा। किसी दूसरे के परोसे हुए ज्ञान से बात नहीं बनेगी। इसमें क्या होगा, तुम्हें स्वयं अपना ज्ञान रेडी करना पड़ेगा, अपने तरीके से सेल्फ स्टडी करके चीजें व्यवस्थित करना पड़ेंगी, तभी आप गच्चा नहीं खाओगे। वरना जहां उसने क्वेश्चन घुमाया वहां आप पूरी तरीके से क्वेश्चन घूम जाओगे। और अगर आप एलटी ग्रेड में अब तक जितने लोग सफल हुए हैं उनका रिव्यू देखें या उनके इंटरव्यू देखें, तो एक बात क्लियर थी कि उनका मुख्य सब्जेक्ट उनकी उंगलियों पे था, उनका मुख्य सब्जेक्ट उनकी उंगलियों पे था।
और समस्याएं, देखो आप स्टूडेंट हो तो समस्याएं तो रहेंगी। अब काफ़ी कमेंट भी आते हैं और इसके अलावा कॉल भी आते हैं कि ये प्रॉब्लम है, मन नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा। भाई इस सबको थोड़ा सा अलग रखो। जब आप इस तरीके से काम करोगे कि पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देखोगे, फिर विषय सूची बनाओगे, मन कहीं भागेगा ही नहीं, मन कहीं जाएगा ही नहीं। हम लोग भी जब वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं, देखते हैं, तो यकीन मानिए उस समय कुछ ध्यान नहीं रहता कि चाय पीना है नहीं पीना है, मोबाइल कहाँ है, नोटिफिकेशन आए हैं नहीं आए हैं, कुछ नहीं ध्यान रहता। और अगर हम भी यही बात सोचें कि अरे अब हमको 2 पेज पढ़ने हैं तो दुनिया भर की बातें याद आ जाती हैं, 10 काम याद आ जाते हैं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। लेकिन हाँ, जब कंटेंट तैयार करना होता है या कोई रिसर्च करनी होती है या ब्लूप्रिंट बनाना होता है, क्वेश्चन निकालने होते हैं, क्वेश्चनों का पैटर्न समझना होता है, तो 2-2 3-3 घंटे हो जाते हैं। ना दिमाग भागता है, ना मच्छर पता लगते हैं, ना सर्दी गर्मी पता लगती है, बस इतना पता लगता है क्वेश्चन निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं। तो ये वही तरीका है कि आप खेल खेल में क्या करोगे, सीख जाओगे। और वरना तो आप फंसे ही रहोगे कि मन नहीं लग रहा, कि जी नहीं लग रहा है। तो आपको अपना क्या करना है, सब्जेक्ट उंगलियों पर लेकर आना है। और जब उंगलियों पर सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे आपको क्लियर है स्थल मंडल, उसका एक टॉपिक है नदी। अब नदी क्या होती है, नदी की उत्पत्ति 2 तरीके से होती है, या तो वो पहाड़ों से आती है या फिर अपने आप जमीन फोड़कर निकलती है। अब पहाड़ों से भी वो एकदम नहीं आती, पहाड़ों से भी एकदम नहीं आती। जैसे मान के चलिए ये आपका भारत है, अब इसमें 2 तरीके की नदियां हैं, एक जो नेचुरल है, एक जो नेचुरल है, जो कहां से आ रही हैं, पहाड़ों से आ रही हैं। एक वही पहाड़ की नदियां जमीन में चली गई और अपने आप कहीं ना कहीं फूट के निकल गई। अब जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, तो उत्तर भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां, अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। अब जब नदी अपने उद्गम स्थल से निकली तो वो क्या बना रही है, सबसे पहले उसने क्या बनाया, जलप्रपात बनाया, फिर उसने क्या बनाया, गार्ज बनाया, कैनियन बनाया। इसके बाद क्या बनाए, उसने विसर्पण करा, और जब विसर्पण करा फिर क्या बनाए, जलोढ़ शंकु बनाए, जलोढ़ पंख बनाए। इसके बाद क्या करा, वो आगे चल के उसने जो डेल्टा होता है डेल्टा बनाया, और वो जाके समुंदर में मिल गई। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे ही जब सभी टॉपिकों का कॉन्सेप्ट आपकी उंगलियों पर होगा, आपके हाथ पर होगा, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप बहुत तेजी से अपने माइंड को प्रोसेस कर पाएंगे। सारा खेल तो प्रोसेस करने का है, क्योंकि होता क्या है, मान के चलिए ये क्वेश्चन आया और ये इसके 4 क्या है, आंसर हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको डिकोड करना पड़ता है और इसके बाद आंसरों को भी डिकोड करना पड़ता है। होता क्या है कि जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, तुरंत आपकी दिमाग में उंगलियों पे क्या है, कॉन्सेप्ट आ जाए। और जैसे ही वो कॉन्सेप्ट आपका आ गया तो खट आप उस टॉपिक में घुस जाएंगे, और जैसे ही आप टॉपिक में घुसेंगे तो ऑटोमेटिक 3 विकल्प अलग हो जाएंगे और एक विकल्प बचेगा। और जो इस समय ये प्रकृति आ रही है ना, पीसीएस वाले जो ये क्या कर रहे हैं, कथन ए और कथन आर, और कथन देने वाला ऑप्शन कथन ए आर दोनों सही है, कथन ए सही है, कथन आर गलत है, कथन ए और आर की सही व्याख्या करता है, कथन आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ये क्वेश्चन तभी बनेंगे जब तक तुम इस तरीके से टॉपिक को आराम से देखोगे नहीं, जब तक तुम पूरे क्वेश्चन का पैटर्न समझोगे नहीं, वरना फंस जाओगे। अब नदी का कॉन्सेप्ट तुम्हें पूरा तैयार है, तो नदी की शुरुआत कहां से हुई, हिमनद से, और खत्म कहां हुई, समुंदर पे। समुंदर की कई नदियां, नदी का एक समुंदर है। तो इस तरीके से आपने क्या करा, पूरी तरीके से आपने कॉन्सेप्ट को उंगलियों पे ले लिया, और फिर क्या होता है कि कंपटीशन में क्वेश्चन कहीं से आए आप तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई और समस्या आए तो आप बता सकते हैं, आपका समाधान कर दिया जाएगा। और भी अगर कोई और समस्या आ रही है तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपके पास, मुझे लगता है, सही मटेरियल है, सही बुक हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, और जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा आप करेंगे, तो निश्चित रूप से मज़ा भी आएगा, चीज़ें समझ में भी आएंगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा।